ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पहले ही हिंट दे देता है कि इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है, वरना ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ पेपर में दिख रहा है, असल में आपको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक स्क्रीनर बनाया है, लेकिन एक ऐसा चीज है जिसके वजह से मैं स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा और डेट्स बढ़ रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि कंपनी का अपने डेटर्स यानी कि देनदार के ऊपर में पकड़ मजबूत नहीं है। और किसी भी कंपनी को बस एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट उस कंपनी का पूरा गेम चेंज कर सकता है। देखिए, अगर एक कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। पिछले 10 साल के 40 से ज्यादा मल्टीबैगर स्टॉक्स को स्टडी करने के बाद मुझे उन सभी में ये 3 चीजें कॉमन मिली, और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी में ये 3 चीजें हमेशा होती है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि वो 3 सीक्रेट्स कौन से हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है डेटर डेज। आप में से कई लोग कंपनी के एनालिसिस करते वक्त सेल्स और प्रॉफिट तो देखते हैं, जो थोड़े और होशियार होते हैं वो कैश फ्लो भी देखते हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो आप देखना भूल जाते हैं, और वो है डेटर डेज। इमेजिन कीजिए आपके किराने की एक दुकान है और एक कस्टमर आपसे हर महीने 5,000 का राशन ले जाता है, जो उसका पैसा आपको 10 दिन के बाद देता है, पर इस बार उसने 10 दिन के बजाय 20 दिन में पैसा दिया है। ऐसे ही करते करते वो 30 दिन, 40 दिन, कई बार वो 3-3 महीनों तक पैसा नहीं देता है। अब इसके वजह से आपके साथ 2 प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला, आपके पास पैसा कम है तो आप माल कम मंगाएंगे, और अगर माल कम मंगाएंगे तो आप बेचेंगे कम, तो आपका सेल्स कम हुआ। अब अगर आपका सेल ही कम हुआ है तो आपके पास पैसा भी कम आया, यानी आपका कैश फ्लो भी कम हो गया। तो अगर डेटर डेज यानी माल लेने वाला जितने दिन में आपको पैसा लौटाएगा, अगर वही बढ़ना शुरू हो गया तो आपका सेल्स, प्रॉफिट और कैश फ्लो तीनों कम हो गया। अच्छा, अगर मैं कैश फ्लो कह रहा हूं तो इससे मेरा मतलब है कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यानी डेली के खरीद बेच से जो आपके पास पैसा आता है उसे हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब अगर डेटर डेज बढ़ रहा है तो इसका साफ सा मतलब है कि कंपनी का अपने डेटर्स यानी कि देनदार के ऊपर में पकड़ मजबूत नहीं है। और ऐसा जनरली तब होता है जब किसी कंपनी के पास बहुत ही कम क्लाइंट्स होते हैं और किसी एक क्लाइंट से 40-50% का रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर वो क्लाइंट लेट से भी पैसा लौटाएगा तो कंपनी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये क्लाइंट चला गया तो मेरा सेल्स 40-50% कम हो जाएगा। और ऐसा केस जनरली B2B कंपनीज के साथ होता है। अगला पॉइंट है इन्वेंट्री डेज। अब इसकी अपनी एक अलग कहानी है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पहले ही हिंट दे देता है कि इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको इसी किराने स्टोर के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 किलो चावल है। पहले जहां उस चावल को बिकने में 10 दिन लगता था, अब वही चावल 5 दिन में बिक जाता है। तो इससे आपको क्या समझ आया? यही कि अब चावल का डिमांड बढ़ गया है। अब आप और चावल मंगवाएंगे और बेचेंगे, इससे आपका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन कैश फ्लो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डेटर डेज पे डिपेंड करता है। अब वो टाइम पे पेमेंट करेंगे तो कैश फ्लो सही है, वरना ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ पेपर में दिख रहा है, असल में आपको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। यानी डेटर डेज का अपना इंपॉर्टेंस है और इन्वेंट्री डेज का अपना अलग। अच्छा, यहाँ चावल एक इन्वेंट्री है और इसे बिकने में जितना दिन लगता है इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री डेज। अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री डेज कम होना शुरू हो गया, यानी वो बन रहा है तुरंत बिक रहा है, अगली बार बन रहा है और जल्दी बिक रहा है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। और किसी भी कंपनी को बस एक हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट उस कंपनी का पूरा गेम चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है हर क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट का बढ़ना। इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि किसी कंपनी के सेल्स का बढ़ने का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर एक कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि टाटा पंच हाईएस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। अब बात को समझिए, 4 व्हीलर का मार्केट शेयर लिमिटेड है, तो अगर टाटा पंच मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई तो है जो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, और वो कंपनीज है मारुति और ह्युंडई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा और महिंद्रा के सेल्स मारुति और ह्युंडई को क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह प्रॉफिट ग्रोथ का अपना अलग मतलब है। प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो स्टेबल है, वरना सस्ता बेच के तो कोई भी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है, लेकिन वो सेल्स ग्रोथ स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आज उसने दाम बढ़ा दिया तो लोग दूसरे तरफ चले जाएंगे जहां पे उन्हें और सस्ता मिल रहा है। अच्छा, मैंने आपके लिए काम और भी आसान कर दिया है। मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक स्क्रीनर बनाया है, और ये स्क्रीनर फ्री में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप स्क्रीनर का यूज करके हाई ग्रोथ स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, ये वो स्क्रीनर है जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। यहां पे मैं आपको 3 स्टॉक्स को खुद एनालाइज करके बताऊंगा कि इस स्क्रीनर का यूज करके आपको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है।
अब यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसे मैंने पहले एनालाइज किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक चुन के बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास नेटवेब टेक्नोलॉजीज का फंडामेंटल्स खुलकर आ गया है। सबसे पहले आपको उन 3 पॉइंट्स को याद करना है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। वो 3 पॉइंट्स क्या है? डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और सेल्स और प्रॉफिट का हर क्वार्टर में बढ़ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन 3 पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स खुलकर आ रहा है। तो पिछले 3 क्वार्टर्स में देखते हैं कि क्या इस स्टॉक का सेल्स बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2024 में 149 करोड़ था, सितंबर 2024 में 251 करोड़ हो गया बढ़ के, और दिसंबर 2024 में यह बढ़कर 334 करोड़ हो गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर में हमें स्टॉक के सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो जून 2024 में इसका प्रॉफिट था 15 करोड़, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 26 करोड़ हो गया, और ये दिसंबर 2024 में बढ़कर 30 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो हमारा पहला पॉइंट टिक हो गया कि क्वार्टरली सेल्स और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है। दूसरा पॉइंट है डेटर डेज। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रेशियोज, कैश फ्लो के बाद फाइनेंशियल रेशियोज में आपको यहाँ पे डेटर डेज दिखेगा। अब इसके नीचे आप इन्वेंट्री डेज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री डेज 100 से 75 हुआ, फिर 61 हुआ, लेकिन ये लास्ट में बढ़कर 77 हुआ। लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि आपको हर एक चीज अलाइन नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत 10-12 दिन का 19-20 प्रैक्टिकल लाइफ में मायने नहीं रखता। आपसे ही कोई पैसा ले और 10 दिन के बाद लौटाए तो क्या फर्क पड़ता है आपको? ठीक है, 10 दिन के बाद लौटाया, लौटा तो दिया। तो 10-12 दिन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता रियल लाइफ में। हाँ, अगर ये 50-60 दिन होता तो ऑब्वियसली हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स जैसे डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट, ये तीनों सही लग रहे हैं। अब इसके बाद हम इसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस मॉडल के एनालिसिस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दी है, तो आप यहाँ पे आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बिजनेस मॉडल के एनालिसिस के बाद आप बाकी फंडामेंटल एनालिसिस जैसे आरओई को देखना या फिर कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इस तरह की चीजें, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन 3 पॉइंट्स को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम किसी और स्टॉक पे आते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कोई भी रैंडमली एक स्टॉक उठा लेता हूं, एलिकॉन इंजीनियरिंग उठा लेता हूं। यहां पे एलिकॉन इंजीनियरिंग का फंडामेंटल खुलकर आ गया। मैं सबसे पहले जाऊंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और देखूंगा कि क्या इसमें क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ हो रही है। तो जून 2024 में ये 392 करोड़ था, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 508 करोड़ हो गया, और दिसंबर 2024 में यह और बढ़कर 529 करोड़ हो गया। यानी कि सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में तो 73 करोड़ जून 2024 में था। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जून 2024 ही है ना। हाँ, देखिए 73 करोड़ से जून 2024 में था, जो बढ़कर सितंबर 2024 में 88 करोड़ हुआ, फिर ये और बढ़कर 108 करोड़ हो गया। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। तो पहला चेकलिस्ट हमारा टिक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसके डेटर डेज को। तो यहां पे हमें डेटर डेज भी एकदम परफेक्टली देखने को मिल रहा है। अब देखिए 205 करोड़ से 177 हुआ, फिर 125, 82, फिर 84। ठीक है, बहुत अच्छा है, काफी कम हुआ इसका डेटर डेज। अगर हम इन्वेंट्री डेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 248 करोड़, वो कम होकर 188 करोड़ हुआ, फिर 167 करोड़ हो गया, फिर 142 करोड़ हो गया, और अब 97 करोड़ हो गया। तो ये तीनों हमारा बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। अब इसके बाद हम इसका बिजनेस मॉडल को एनालाइज करें, उसके बाद बाकी फंडामेंटल्स को एनालाइज करें, वो हो सकता है। अब अगला हम फिर से कोई एक स्टॉक उठाते हैं, ब्लू जेट हेल्थ केयर देखते हैं, क्योंकि रिसेंटली मैंने इस पर ट्रेड भी किया था, तो मुझे ये स्टॉक अच्छे से याद है। अब ये ब्लू जेट हेल्थ केयर हमारे सामने खुलकर आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। ये देखिए, इसका सेल्स जून 2024 में ये 163 करोड़ था, जो बढ़कर 208 करोड़ हुआ, फिर दिसंबर 2024 में ये बढ़कर 318 करोड़ हो गया। यानी सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम नीचे आए तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 38 करोड़ से बढ़कर ये 58 करोड़ हो गया, फिर 99 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद हमें देखना है डेटर डेज। अब यहाँ पे डेटर डेज में हम देख सकते हैं कि डेटर डेज कम तो हुआ है, 121 करोड़ से अगले साल 121 करोड़ ही था, लेकिन उसके अगले बार ये घटकर 91 करोड़ हो गया। अब अगर हम इन्वेंट्री डेज देखें तो यहाँ पे आप देखिए मार्च 2022 में ये 133 करोड़ था, जो मार्च 2023 में बढ़ गया 137 करोड़ हो गया,
और मार्च 2024 में ये और बढ़ गया 151 करोड़ हो गया। देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ऑल्दो इन्वेंट्री डेज हल्का बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका सेल्स और प्रॉफिट इतना ज़बरदस्त था कि आपको इस स्टॉक को मुझे नहीं लगता कि नेग्लेक्ट करना चाहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका इन्वेंट्री डेज 2-4 दिन 5 दिन बढ़ गया। ये मायने बहुत ज़्यादा नहीं रखता। अगर मैं एनालाइज कर रहा होता अपने लिए तो ऑब्वियसली मैं इसे कंसिडर नहीं करता, मतलब इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करता और ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आगे इसे एनालाइज करता। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जब आप रियल लाइफ में आते हैं ना तो थ्योरी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। अगर आप बिल्कुल स्टिक रहेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ से अच्छा स्टॉक भी निकल जाए। वैसे कायदे से तो आपको ये स्टॉक को नहीं लेना था क्योंकि आपका इन्वेंट्री डेज 1 दिन भी बढ़े 2 दिन भी बढ़े बट बढ़ तो रहा है, लेकिन रियल लाइफ में आपको पता है कि 2-4 दिन 5 दिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर अगर हम इसके कैश फ्रॉम ऑपरेशन को भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। 146 से 142 तो हुआ, लेकिन अगले साल इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया। अब यहाँ पे हम कोई भी एक अगला स्टॉक देख लेते हैं, जैसे आइनॉक्स विंड देखते हैं, काफ़ी फेमस था एक टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे पास आइनॉक्स विंड का फंडामेंटल्स खुलकर आ गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाना है और देखना है कि क्या सेल्स ग्रोथ हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम आ गए और पिछले 3 बार का यानी पिछले 3 क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ को हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 639 करोड़, फिर ये बढ़कर 732 करोड़ हुआ, फिर अगले क्वार्टर में ये बढ़कर 911 करोड़ हुआ। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 करोड़ था, वो बढ़कर 90 करोड़ हुआ और ये बढ़कर 112 करोड़ हो गया। यानी क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटर डेज, ये डेटर डेज यहाँ पे कम होता दिख रहा है। अब देखिए मार्च 2022 में 627 करोड़ था, वो मार्च 2023 में कम होकर 412 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 238 करोड़ हो गया। उसी तरह अगर हम इन्वेंट्री डेज देखें तो ये 940 करोड़ से कम होकर 843 करोड़ हो गया और ये और कम होकर 441 करोड़ हो गया। यहां तक तो हमारा तीनों पॉइंट ठीक है, लेकिन एक ऐसा चीज है जिसके वजह से मैं स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा और वो है इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां पे आप देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन 1-2 साल के अलावा बाकी हर एक साल में नेगेटिव है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कंपनी माल तो बेच रही है लेकिन पैसा उसे नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप देखिए ना, मार्च 2022 में ये 475 करोड़ था, जो मार्च 2023 में बढ़कर 1100 करोड़ हो गया, फिर मार्च 2024 में 360 करोड़ हो गया। यानी कि पैसा आने से ज्यादा पैसा निकल रहा है कंपनी के हाथ से। यहां तक तो आपने स्टॉक एनालाइज करना सीख लिया है, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या मार्केट उस कंडीशन में है कि आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे खराब स्टॉक मार्केट बन चुका है। अगर आपको इस बारे में और ज्यादा जानना है तो आप इस वीडियो को देखिए।